Brought to you by Techno Camon 30 series. की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ स्थानीय रोजगार का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो गुटबाजी है उसको उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवार की नाकामी सहित अन्य जो है मुद्दे उठाकर इसको प्रत्याशी का मुकाबला बनाकर चुनाव लड़ा है। क्योंकि ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ पर जातिवाद का गणित काफ़ी समीकरण यहाँ पर हावी रहते हैं, लेकिन भाजपा के पास में यहाँ पर विकास कार्यों को गिनाने के लिए लंबी फेरिस्त है। चाहे कश्मीर का मुद्दा ले लें, 370 का मुद्दा ले लें, और इसके अलावा 3 तलाक का मुद्दा ले लें, राम मंदिर का मुद्दा ले लें, अब काशी भी है, तो तमाम सारी चीज़ें हैं। रोड मैप विकास का है ही। ऐसे चुनाव इस बार जो रहा है वो इस बार जातिवाद पर रहा है। कोई विधानसभा चुनाव में भी ये देखा गया, नाज़िम कुशवाहा जब खड़े हुए थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी समाज वालों को बिठा के बैठक करी गई थी केवल नाज़िम कुशवाहा जी के लिए, जब प्रेमी पाठक थे सामने, तो जातिगत समीकरण जो आया, तो इस बार भी वही है कि ब्राह्मण समाज और जातिवाद और कुशवाहा समाज। लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण में ग्वालियर का चुनाव 7 मई को संपन्न हुआ। उसके बाद अब हार जीत के दाव लग रहे हैं। चाहे चाय की चौपाल हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे ढाबे हो या व्यापारियों की दुकान हो, किस तरीके के ये दाव लग रहे हैं। और 4 जून को कौन जीतेगा कौन हारेगा, आज हमारे बीच में ग्वालियर के पत्रकारगण मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं किस तरीके की चर्चाओं का बाजार गर्म है और किसके हार जीत के दाव लग रहे हैं, क्या माहौल रहा, कौन से मुद्दे रहे, किस तरीके से सुशील जी इस बार 2024 का चुनाव रहा और क्या मुद्दे हावी रहे और क्या भविष्य में देखा जा रहा है, कौन जीत रहा है, हार रहा है, किसका पल्ला भारी है। बिल्कुल सर्वेश भाई, ग्वालियर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है और यही वजह है कि यहाँ जो इस बार का चुनाव था कांग्रेस और बीजेपी के बीच नज़दीकी मुकाबला है अगर कहे जाए तो। जिस तरह का माहौल है, मुद्दों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ स्थानीय रोजगार का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो गुटबाजी है उसको उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवार की नाकामी सहित अन्य जो है मुद्दे उठाकर इसको प्रत्याशी का मुकाबला बनाकर चुनाव लड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर इस चुनाव को लड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानियां भाजपा में थी। चाहे गुटबाजी, पुराने नेता टिकट ना मिलने से नाराज़ थे। इसके अलावा अगर देखें तो नया गुट सिंधिया गुट है, सिंधिया गुट के लोग भी ज़्यादा सक्रिय या सहयोग करते नज़र नहीं आए, क्योंकि भरत सिंह के ऊपर नरेंद्र सिंह तोमर का ठप्पा लगा हुआ है। इस वजह से भी परेशानियाँ कई रही है। तो निश्चित तौर पर मुकाबला दोनों के बीच कड़ा है। अब मोदी फैक्टर ने कितना काम किया है, अगर मार्जिन अच्छा रहता है तो ये निश्चित तौर पर मोदी फैक्टर का असर रहेगा, और कहीं अगर बीजेपी को संकट आता है तो ये मानकर चलिए कि फिर जनता ने जो है प्रत्याशियों के चेहरे के आधार पर मतदान किया है। तो 4 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि आखिर जनता ने किस आधार पर वोटिंग की है ग्वालियर में। बिल्कुल, ये 4 को ही साफ होगा कि जनता ने किस आधार पर किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की है। ये हमारे साथ हैं दोनों लोग जो ग्वालियर की हर पिक्चर को इन्होंने कैद किया है। लगभग 30 और 32 साल से ये इस क्षेत्र में हैं। किस तरीके की ये 2024 का चुनाव आपकी कैमरे की नज़र में रहा? इस बार मौसम का सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिला। उसका कारण ये था कि मौसम में गर्मी इतनी थी और मतदाता भी कुछ उदासीन था, उसको मुद्दे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे ग्वालियर के, क्योंकि जातिवाद हावी हो गया था। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन इस बार वो देखने को नहीं मिली। बहुत कम संख्या में लोग निकल कर आए और उसका कारण इन दोनों जो प्रत्याशियों के बीच है वो बहुत काफ़ी रोचक मुकाबला हो। क्या मानते हो इस बार कैसा चुनाव, लेकिन परसेंटेज तो पिछली बार से बढ़ा है, कैसा रहा चुनाव? देखिए, मोदी ने अपने कार्यकाल में पिछली बार 303 सीटें जो ली थी, इस बार उनका लक्ष्य 370 सीटों का था। यदि वे अपनी सीटों में 370 में अगर 30 सीटें और जोड़ लेते हैं तो उनका जो आंकड़ा, जो उनका नारा था 400 पार का, तो वो 400 पार कर सकते हैं। पर क्या कांग्रेस उनको रोक पाएगी? सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस उनको रोक पा रही है क्या? क्योंकि यहाँ कौन कितनी सीटों से जीतेगा या कौन कितनी सीटों से रन बना पाएगा, ये तय करेगा हार जीत का। साथ ही यहाँ जो चुनाव हुआ है उसमें अपन देखेंगे कि पिछली बार भी जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें भी वो ही कैंडिडेट और वो ही जाति वर्ग के लोग दोनों खड़े हुए थे। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने उन्हीं दोनों लोगों को खड़ा किया और ये चुनाव यहाँ जाति वर्ग की भावना से बट गया।
दूसरा ये है कि कांग्रेस के साथ एक दूसरा मोर्चा जो है अल्पसंख्यक, वो भी उनके साथ पूरी तरीके से खुल के सामने रहता है। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको बढ़त मिले, पर क्या मोदी फैक्टर के कारण यहाँ कितने रन उनको मिल पाते हैं या कितने वोट उनको मिल पाते हैं, इससे जीत किसके चेहरे पे बैठती है, ये पूरी तरीके से उस दिन जो वोटों की गिनती होने वाली है आज से 2 सप्ताह बाद, उसका सबको बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है कि 2 सप्ताह बाद जो काउंटिंग होगी 4 जून को, किसका कितना पलड़ा भारी रहता है, किसने कितने रन अधिक बनाए हैं, किस तरीके के ये पूरा संजय जी चुनाव देखते हो। आपने तो बड़ा सड़क पर दौड़ कर रिपोर्टिंग भी की है, क्या लगता है इस बार? बिल्कुल इस बार जो कि इस बार अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने यहाँ पर बैठक ली थी तमाम सारे भाजपा के नेताओं की, और यहाँ पर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 34 में से 16 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के मन में चिंता थी कि किस तरह से आपकी जो बेड़ा है किस तरह पार लगाया जाए भाजपा का। चूँकि ग्वालियर की यदि ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ पर जातिवाद का गणित काफ़ी समीकरण यहाँ पर हावी रहते हैं, लेकिन भाजपा के पास में यहाँ पर विकास कार्यों को गिनाने के लिए लंबी फहरिस्त है। चाहे कश्मीर का मुद्दा ले लें, 370 का मुद्दा ले लें, और इसके अलावा 3 तलाक का मुद्दा ले लें, राम मंदिर का मुद्दा ले लें, अब काशी भी है, तो तमाम सारी चीज़ें हैं, रोड मैप विकास का है ही। लेकिन वही स्थानीय मुद्दे रहे कोई हावी? देखिए, स्थानीय मुद्दों की यदि बात करें तो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल चुनाव होना था, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के रूप में तो बहुत ज़्यादा नहीं रहे। हालांकि भाजपा विकास के दम पर चुनाव लड़ती रही, लेकिन जो प्रवीण पाठक थे कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के दम पर जो है उन्होंने महंगाई की बात कही, बेरोजगारी की बात कही और तमाम सारी बातें कही। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का चुनाव था इस बार, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो प्रत्याशी थे, दोनों ही प्रत्याशी हारे हुए प्रत्याशी थे जो कि विधानसभा चुनाव में हारे थे, जिनको हार नसीब हुई थी, और उसके बाद में एक प्रत्याशी के ऊपर एक बड़े नेता का ठप्पा लगा हुआ है। वहीं दूसरे प्रत्याशी के जो मेंटर थे यानी सुरेश पचौरी, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए, तो इनके पास कोई नहीं बचा था। हालांकि जो अध्यक्ष जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के और तमाम पूरी सारी कांग्रेस थी, उनने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। यानी कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। तो जिस तरीके से बताया कि एक के मेंटर थे सुरेश पचौरी, वो तो जिस तरीके कहते हैं गुरु ही पार्टी छोड़कर, प्रवीण पाठक के गुरु माने जाते हैं सुरेश पचौरी, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और दूसरे भारत सिंह कुशवाहा थे, तो उनके जिस तरीके से गुट माना जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर थे। तो जिस तरीके से दोनों प्रत्याशी विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी थे, तो इस बार दोनों की हारे हुए प्रत्याशियों की टक्कर हुई। तो किस तरीके से देखते हैं इस बार का चुनाव कैसा रहा, आपकी नज़र में कौन से मुद्दे हावी रहे? इस बार का जो लोकसभा चुनाव रहा है वो बड़ा मिला जुला उसका असर रहा है। लोगों की जो सोच है वो भी बदली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी कुछ समय पहले ही यहाँ लोगों ने उस चुनाव को देखा। जहाँ तक यदि बात किया जाए तो जो लोकल स्तर के जो मुद्दे होते हैं वो इस लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि लोकल की यदि छवि देखी जाए तो विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव लगाया है दोनों ही पार्टियों ने। और जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा में भितरघात सबसे ज़्यादा हावी है, और इसका खामियाजा लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के जो रहे हैं भारत सिंह कुशवाहा, वो उनको निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा, और इसके लिए वे निजी छवि उनकी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि विकास की जो फहरिस्त है वो केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, और यहाँ पर लोगों के बीच में यदि इस समय देखा जाए तो हिंदुत्व का मुद्दा जो एक केंद्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि में सबसे ऊपर रहा है, वो भी यहाँ के ग्वालियर अंचल के ग्वालियर संभाग के लोगों में एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर करके आया है। जहाँ भी चर्चा की जाती थी इस चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव में देखने को यही मिला कि हिंदुत्व में राम मंदिर वो प्रमुखता से आया। दूसरा, जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस में भी जो ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता कि बहुत प्रबल दावेदार को उन्होंने टिकट दिया, वो भी एक हारे हुए प्रत्याशियों में शामिल थे। उनके अलावा फिर प्रबल दावेदार कौन था यहाँ? प्रबल दावेदार की क्या मान के चलेंगे, ऐसा कौन प्रबल दावेदार था कांग्रेस में? कांग्रेस में तो जैसी जो कांग्रेस की स्थिति थी वही भाजपा की स्थिति थी। हम जो मान के चल रहे थे, भाजपा में बहुत सारे प्रबल दावेदार थे
जिनमें केंद्र की राजनीति में अपना एक अहम स्थान था। ऐसे कई नाम थे, जैसे कि जयवान सिंह पवैया हैं। आप यदि हम माने तो जिनको कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा में अध्यक्ष बना करके पहुंचाया गया, वो भी इस के लिए दावेदार माने जा सकते थे। ऐसे कई चेहरे थे। क्या इन लोगों ने काम किया होगा? क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से ये लोग प्रत्याशी के दावेदार भी थे, तो आगे स्थिति जो आप कह रहे गुटबाजी, ये बड़ी बात दर्शकों को बता दें, बहुत बड़ी बात करेंगे। भाजपा को जो गुटबाजी है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी क्या कहेंगे इन लोगों को? बिल्कुल, इसको जो गुटबाजी सामने आई है वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा पार्टी के लिए कहा जा सकता है, और इसका जो सीधा असर पार्टी को जो उठाना पड़ रहा है वो इसी का एक मुख्य कारण है कि जो पहले जो प्रत्याशी यहाँ से या प्रतिनिधित्व केंद्र का करते रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई यहाँ पहचान नहीं बनाई। अपनी खुद की निजी पहचान भी होती है इसमें। केंद्र तो है ही, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार और मोदी का नाम सबसे पहले आता है। उनकी जो योजनाएं होती हैं उनका भी लाभ यहाँ के प्रतिनिधियों को मिलता है। लेकिन यानी आप ये कह रहे हैं कि मंत्री रहते हुए भारत सिंह अपनी निजी पहचान नहीं बना पाए। क्या कहेंगे गुप्ता जी, किस तरीके का रहा है ये चुनाव? जी वैसे चुनाव इस बार जो रहा है वो इस बार जातिवाद पर रहा है। कोई विधानसभा चुनाव में भी ये देखा गया, नाजिम कुशवाहा जब खड़े हुए थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी समाज वालों को बिठा के बैठक करी गई थी केवल नाजिम कुशवाहा जी के लिए, जब प्रेमी पाठक थे सामने, तो जातिकरण समीकरण जो आया, तो इस बार भी वही है कि ब्राह्मण समाज और जातिवाद और कुशवाहा समाज दोनों में। और बात जो मुद्दे की बात है, वो मुद्दे की बात जैसे बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा की बात है। बीजेपी ने विकास किया है, चाहे ग्वालियर में एयरपोर्ट की बात करें, चाहे एलिवेटेड रोड की बात करें, या रेलवे स्टेशन की बात करें, ऐसे कई ना विकास हुए हैं, विकास कार्य की बात हो रही है। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है बेरोजगारी, उन मुद्दे की बात ना कांग्रेस ने करी ना बीजेपी ने करी है। तो इस बार जो है इस बार जो वोट दिया गया है, लाडली बहन योजना से बड़ा मोदी के चेहरे पर वोट दिया गया है, ना प्रत्याशी के चेहरे पर वोट दिया गया है। बिल्कुल, मोदी की योजनाओं पर वोट दिया गया है, ना कि चेहरे पर वोट दिया गया है। क्या मान के चलते हैं स्थानीय मुद्दे पर राहुल और मोदी वर्सेस चुनाव रहा है? स्थानीय मुद्दों को लेकर राय के रणनीति कांग्रेस की ऐसी भी रही कि स्थानीय मुद्दों पे ही चुनाव रखा जाए, ना कि मोदी वर्सेस राहुल? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का तो पूरा प्रयास ये था कि ये जो चुनाव है ये प्रत्याशियों की सीधी लड़ाई रहे, ये राहुल और मोदी की लड़ाई ना बने, और उसमें कांग्रेस काफ़ी हद तक सफल भी रही है। प्रवीण पाठक ने सिर्फ अपने काम गिनाए हैं, अपने विधायक कार्यकाल के काम गिनाए, चाहे विधायक स्टेशनरी हो या विधायक बुक बैंक हो, तमाम जो उन्होंने उनके समय काम किए वो गिनाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की असफलता है उन्होंने गिनाई, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा उसको उठाया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, महिला अपराध बढ़े हैं, चाहे माफिया राज बढ़ा हो, इन सबको मुद्दा बनाकर प्रवीण पाठक ने प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उन्होंने खुद को श्रेष्ठ और शिक्षित बताया है। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि ये जो चुनाव है भारत सिंह वर्सेस प्रवीण पाठक रहे। इसमें जातिगत आधार भी जो एक फैक्टर रहा है, ब्राह्मण मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके अलावा कुशवाहा मतदाताओं के खिलाफ अगर देखें तो ठाकुर मतदाताओं को करने का पूरा प्रयास किया गया है। इस तरह की हवाएं भी जो है, भोला वाला जो कांड था, भदौरिया वाला, उस कांड के बाद भी ऐसी परिस्थितियां बनी, तो उनसे बीजेपी को परेशानी जरूर हुई। बीजेपी ने करणी सेना भी बीच में आ गई। बिल्कुल, करणी सेना भी आई, उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की। और बीजेपी का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर रहा, क्योंकि बीजेपी के पुराने नेता नाराज है भारत सिंह के टिकट मिलने से। इसके अलावा सिंधिया गुट के सभी नेता आप देख सकते हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इवन नारायण सिंह कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे, वो खुद इस प्रचार प्रसार से दूर रहे। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने भी जो है नाराजगी जताई है चुनाव मैदान में ना आकर भारत सिंह के खिलाफ। तो ये कई मुद्दे हैं जहाँ बीजेपी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर नतीजे उनके खिलाफ रहे तो ये एक फैक्टर रहेगा। बिल्कुल, अगर भाजपा के जिस तरीके के जो रुझान आ रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आता है तो निश्चित है ग्वालियर में एक सीबीआई जांच जैसी जांच बैठेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो जिस तरीके से नारायण सिंह कुशवाहा जो मंत्री हैं उनका भी आ रहा है कि जिस तरीके से सहयोग करना चाहिए था वो नहीं किया है। क्या ये भी जो चर्चा चल रही है कि ग्वालियर में अगर चुनाव जीतते हैं भारत सिंह तो ये कहा जाएगा कि मोदी के चेहरे पे जीते, अगर हारते हैं तो वो भारत सिंह खुद के अपने मतलब खुद के चेहरे की वजह से हारेंगे? ये सही है? बिल्कुल सही बात। देखिए, जब भी बीजेपी का चुनाव हारना होता है तो फिर वो स्थानीय प्रत्याशी सहित बीजेपी के स्थानीय मुद्दों को उसमें वजह बता देते हैं। जब जीत होती है तो निश्चित तौर पर जीत का सेहरा उनके मुखिया यानी नरेंद्र मोदी के सिर पर ही बनता है, और वैसा ही इस बार भी होगा।
हालांकि अगर देखें तो परिस्थितियां जो है कहीं ना कहीं विरोधाभास वाली स्थितियां बीजेपी में सबसे ज़्यादा है। अगर हार होती है तो उसकी वजह यही है कि बीजेपी में अंदर खाने में जो गुटबाजी रही है, ना सिर्फ पुराने बीजेपी के नेता नाराज है भारत सिंह के टिकट से, बल्कि सिंधिया समर्थक उन्होंने भी दूरी बना के रखी, नारायण सिंह ने खुद ने दूरी बना के रखी। और आप ये भी देखिए कि वोटिंग परसेंटेज चाहे पिछले लोकसभा चुनाव से थोड़ा बड़ा है, लेकिन मंत्रियों के इलाके की वोटिंग आप देखिए, प्रद्युमन सिंह तोमर के इलाके में 2.5% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज गिरा है। नारायण सिंह कुशवाहा के इलाके में भी आप देखें तो थोड़ा बहुत अंतर रहा है पिछली वोटिंग से इस बार में। तो निश्चित तौर पर इन मंत्रियों के इलाकों में ये भी देखने के लिए पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में इन मंत्रियों को बीजेपी के टिकट पर कितने वोट मिले। उसके बाद आप देखेंगे कि उसी नगर निगम के चुनाव में थोड़े दिन पहले ही वहाँ आप देखिए कि मंत्रियों के इलाके में बीजेपी हारी थी। अब लोकसभा में भी अगर इसी तरह के परिणाम होते तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो विजिलेंस टीम है वो तो जांच करेगी कि आखिरकार मंत्रियों का या विधायकों का कैसा परफॉर्मेंस और कैसी भूमिका और जिम्मेदारी इसमें रही। एक और जो उस मुद्दे का भी लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं जनता में कि अमित शाह ने जो बयान दिया था कि वोट पहला जब चरण हो गया था तो परसेंटेज डाउन गया, तो मंत्रियों के इलाके में अगर परसेंटेज डाउन रहेगा तो उनकी खैर नहीं है। इसका भी असर बताते संचल में बड़ा उल्टा हुआ है कि जनता ने जिस तरीके से देखा है कि एक पंथ दो काज हो रहे हैं, इस मंत्री को भी पटक लो, ये भी ऐसा उल्टा दाव चला है यहाँ अमित शाह का। बिल्कुल सही बात है सर्वेश जी। अगर देखेंगे तो वोट परसेंटेज जो प्रद्युमन सिंह तोमर के इलाके में हुआ 2.5%, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी का वोटर कम निकला है। भले ही बीजेपी इस बात का दावा करे कि कांग्रेस वोटर उदासीन था, कांग्रेस वोटर ने वोट नहीं किया, लेकिन अगर देखें तो कांग्रेस का परंपरागत जो वोटर था, चाहे अगर देखें तो ब्राह्मण समाज से प्रवीण पाठक थे, उनके समाज के वोटरों ने निकलकर वोट किया। इसके अलावा मुस्लिमों ने, दलितों ने, ओबीसी वर्ग ने काफ़ी तादाद में जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया। जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, बीजेपी के वोटर थे, वो कम तादाद में निकले हैं। यही वजह कि ये वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो निश्चित तौर पर मंत्रियों के ऊपर तो जिम्मेदारी बनती है। कई विधायक ऐसे हैं कि उनके इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो अब अमित शाह ने जो बयान दिया था उसमें ये तलवार भी लगती है कि जिन मंत्रियों के इलाके में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, परफॉर्मेंस के आधार पर उनको हटाकर जिन विधायकों के इलाकों में अच्छी वोटिंग हुई उनको मंत्री बनाया जाए। तो हो सकता है कि इस तरह का फैसला भी लिया जा सके, क्योंकि अब मोहन सरकार है और अगर नतीजे उलट आते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई का डंडा आप समझ सकते हैं कि जब शिवराज सिंह जैसे सीएम को जो है हटाकर मोहन यादव को सीएम बनाया जा सकता है, तो बीजेपी की अमित शाह और मोदी की टीम कुछ भी कर सकती है अगर नतीजे उनके खिलाफ आते हैं। बिल्कुल, नतीजे कुछ भी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी साहब की टीम कुछ भी कर सकती है। यानी उन नतीजों के लिए भी जनता को तैयार रहना पड़ेगा 4 जून को। तो ये 4 जून ही बताएगी किसकी गर्दन पर तलवार चढ़ती है और किसकी गर्दन पर तलवार वापस लौटती है, यानी लोहे की तरह गर्दन काम किसकी करती है। ये आने वाला 4 जून ही बताएगा। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।